बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ईद मुबारक चीख उठा कराची की पूरी टीम और मेरे चैनल की जानिब से। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ आज के खुसूसी प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि ईद वाले दिन ऐसा दिन होता है कि जिसमें हम लोग अपने बॉक्स से बाहर जाकर कोई ऐसा प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं कि जो कि हम भी जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं पूरे साल के, कोई ऐसा मौका मिले जब हमें ऐसा प्रोग्राम करने का मौका मिले। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि ईद बकरा ईद पे कम से कम ईद बकरा ईद पे हर 2 साल बाद, या अगर 1 साल बाद मुमकिन नहीं हो पा रहा तो कम से कम हर 2 साल बाद कोई ना कोई हम प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल जेल में करें। मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ आपको अंदाज़ा होगा। ईद का दिन कौन सा दिन होता है जो हम अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं, हमारे घर वाले हमारे साथ हों, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ गुजारे। ये तो आप और हम जानते हैं। अब जनाब बात कुछ यूँ है कि ये है इस दरवाज़े से, जो सेंट्रल जेल का ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़े के इस साइड की जो दुनिया है जहाँ पर आप और मैं रह रहे हैं और अल्लाह ताला हमें यहीं पे रखे, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दरवाज़े के पार जो दुनिया है, कैद की दुनिया, वो बिल्कुल अलग दुनिया है। वो दुनिया ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर रहने वालों की ज़िंदगी का हमें कुछ पता नहीं होता। ये ईद कैसे मनाते हैं, ये रमज़ान कैसे गुजारते हैं। जो शख्स इस वक्त अपनी सज़ा काट रहा है, अब वो अपनी सज़ा काट रहा है, अपने जुर्म की सज़ा काट रहा है ना, तो उस पर हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि वो क्या मामला हुआ, क्या वो, हमें अब उसको तनकीद नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी इसकी सज़ा काट रहा है। लेकिन वो ज़िंदगी अंदर कैसे गुजार रहा है, ईद बकरा ईद कैसे गुजार रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पुलिस जो कि एक इदारा है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन बिसाइड द ड्यूटी एंड यूनिफॉर्म वो एक इंसान भी है। एक अरसे तक, इतने सालों तक एक दूसरे के साथ रहकर ज़ाहिर है कि एक हारमोनी डेवलप हो जाती है, एक आपकी जो होती है वो एक राह हमवार हो जाती है। इंसान है, ज़ाहिर है, वो फिर कैसा माहौल बनता है अंदर। इसको इस्लाह घर कहा जाता है, सेंट्रल जेल को क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या होता है यहाँ पर, और किस तरीके से ये ईद का दिन स्पेंड करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम दिखाने के लिए आपको गाहे बगाहे कोशिश करते हैं। ईद के दिन, ईद उल फितर का ये दिन जो कि आपके मेरे लिए बहुत अहम है, अपनी फैमिली के साथ गुजारने वाला है, इनकी मुलाकात कैसे हो रही है, ये किस तरीके से गुजार रहे हैं, एक दूसरे से कितनी इनकी वाबस्तगी हो गई है, जज्बाती वाबस्तगी हो गई है, कितनी इनके अंदर जो है वो जो तकरीबन अपनी सज़ा काटने के बिल्कुल करीब हैं, उनकी क्या फीलिंग है, और जिनका भी साल तवील है उनकी क्या फीलिंग है। तमाम चीज़ें आप जानेंगे आज के खुसूसी प्रोग्राम चीख उठा कराची में सेंट्रल जेल से। मैं सबसे पहले आपको लेकर आई हूँ इस जेल के किचन में, सेंट्रल जेल के किचन में। जैसे मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके और मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है कि जो हमने ड्रामों और फिल्मों में देखा होता है कि बहुत ही कोई पतली किस्म की दाल और जो होती है रोटी या जली रोटियाँ इस तरह बनी होती हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको इतनी सफाई मैंने किसी दूसरे किचन में नहीं देखी है। ये जेल का किचन है और मुझे बड़ी हैरानकुन एक तब्दीली महसूस हुई है यहाँ पर। मैं जब आई हूँ तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे, और मेरा सरप्राइज़ विज़िट है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर बाकायदा तौर पे सबसे पहले बेहतरीन किस्म की सफाई की गई है कि मुझे हाथ लगाने से भी यहाँ पर मुझे डस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। और मैं जाते के साथ ही सबसे पहले ये चेक करती हूँ, इंसेक्ट स्प्रे किया गया है ताकि यहाँ पर कोई मक्खी ना हो। ऊपर लिखा गया है कि खाना पकाने से पहले हाथ धो लें। ज़बरदस्त। अब ज़रा मैं जाती हूँ अंदर तो मुझे नज़र आता है एक मेन किचन का मेन्यू। पहले हफ्ते का, मतलब पीर वाले दिन सुबह के वक्त में अंडा डबल रोटी, अंडा घुटाला, चाय, दोपहर को चिकन आलू कीमा रोटी, शाम को मिक्स दाल पालक या फिर मेथी के साथ चाय रोटी। इसी तरीके से आप ज़रा देखिएगा इसको, तो ये एक आपको बाकायदा तौर पे एक घरेलू मेन्यू नज़र आएगा। यहाँ पर सब खाने यहाँ पर ख़ुद तैयार किए जाते हैं। ये इतने बड़े बड़े जो देगचे हैं जो कि एक देग से भी ज़्यादा बड़े हैं, और ये इतने सारे देगचों को हैंडल करना और यहाँ पे खाना बनाना, ये ज़ाहिर है कि किसी बंदे की, जो एक आम बंदा है, उसके बस की बात नहीं है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो कैदी यहाँ पर कैद काट रहे हैं वो यहाँ से रिस्क भी कमा रहे हैं। वो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद या रोटी बनाने के बाद या कोई भी काम करने के बाद उनको उसकी उजरत मिलती है। वो उजरत अपने घर में भेजते हैं और अपने घर की कफालत करते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। यहाँ पर जूस के और उसके डिब्बे लाए गए हैं क्योंकि ईद का मौका है। और अगर हम इस साइड पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ बन रही हैं। तकरीबन सर कितनी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर रोटी बनती है? 35,000 रोटियाँ डेली बनती है। फी कैदी को हम दो रोटियां खाने में देते हैं, 1 रोटी नाश्ते में देते हैं, तो 2 टाइम हम खाना देते हैं इनको। तो 4 रोटी फी कैदी की 5 रोटियां हो जाएगी, 7,000 टोटल है। तो इस हिसाब से 35,000 रोटियां डेली बनती है हमारे पास। ठीक है।
और रोटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़रा मैं कोई ठंडी रोटी पकड़ूं ताकि मेरे हाथ में आ जाए। गोल रोटियां बिल्कुल बनाई गई हैं और ये आप देख सकते हैं और परफेक्टली बनी हुई हैं यहाँ पे रोटियाँ। कोई अधजली रोटी आपको नज़र नहीं आएगी, परफेक्ट जिसे तंदूरी रोटी कहा जाता है। ये गोल रोटी कौन बना रहा है भाई? यहाँ पे आप बना रहे हो भाई? भाई आप जब इंशाल्लाह घर जाओगे इस गोल रोटी की वजह से आपका मकाम एक अलग होगा घर के अंदर, आपको एक अलग पैराए में आपको इज्जत दी जाएगी क्योंकि गोल रोटी बना रही है। ईद का दिन है तो ज़रा थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ के लिबर्टी का फ़ायदा उठा लेते हैं। 35,000 रोटी यहाँ पर ये लोग बना रहे होते हैं पूरे एक दिन के अंदर। 35,000 रोटियाँ यहाँ पे मुझे 3 रोटी अगर घर के अंदर बनानी पड़ जाए, 2 रोटी बनानी पड़ जाए तो मेरे चेहरे का रंग फ़क हो जाता है क्योंकि रोटी नहीं बनती भाई हमसे इतनी आसानी से, वो भी गर्मी में। लेकिन ये लोग बना रहे हैं और 35,000 रोटियाँ, ये मजाक नहीं है। इधर अगर हम आते हैं तो बहुत बड़े बड़े चूल्हों पे यहाँ पे इतने कैदियों के लिए चाय जो है वो बन रही है। भाई चाय बन रही है ना इसमें? ठीक है, चाय का पानी जो है वो रख दिया गया है और बहुत बड़े बड़े पतीलों में। सर आपका हाथ ना जल जाए कहीं भाप से? नहीं सर नहीं जा, ये गैस की शॉर्टेज पूरे मुल्क में, इसी वजह से हम भी ये पहले ही इनको बॉयल कर देते हैं पानी वगैरह, फिर दूध डाल के चाय बॉयल कर दे, इसीलिए पहले ही हम इसको फ्रेश गर्म कर देते हैं इनको। और अगर मैं उस साइड पे चली जाऊँ तो मेरे ख्याल है वहाँ पे भी कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ये पानी बन रहा है आलू। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा इस तरफ आइए, मुझे पहले ये बताइए भाई, खाना आप बनाते हैं? जी मैं बनाता हूँ जी। मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि भाई अभी देगचा खुला था और उसमें वो कोई मेरा ख्याल है कि शायद गोश्त और वो मैंने वो देखा था ईद के लिए जो बनता है। उससे पहले मैंने देखा था कि यहाँ पर लोबिया बना हुआ था बड़ा तौर। आप यकीन करें कि वो इतना आपने उसका देखते वो खुला था ना तो एकदम जो खुशबू आई थी, ऐसा लगता था कि मैं किसी ना वो जो बाकायदा ढाबे का जो होटल होता है मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। कहाँ से सीखा आपने खाना? जी यहाँ मैंने जेल में ही सीखा है खाना। आपने जेल में ही सीखा है खाना। और यहीं से कमा रहे हैं आप? यहीं से कमा रहे हैं, यहीं से घर बेचते हैं पैसे हम। जी हाँ। पहले ये मुझे बताएं कि इतना परफेक्ट आपको जो एक जो होता है ना, ये जो लोबिया होता है या गोश्त होता है, इसका जो शोरबा होता है और उसकी तरी निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो बड़ा एक्सपर्ट बंदा करता है, मेहनत का होता है। तो ये कितने अर्से में आपने सीखा यहाँ पर? ये मैंने 4 साल में सीखा। 4 साल हुए मैं यहाँ किचन में काम कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? बरकत अली। बरकत भाई, मुझे ये खाना बनाना सीखना है इस तरीके से जिस तरीके से आप बना रहे हैं। रेसिपी शेयर करेंगे अपनी? जी जी बिल्कुल। पक्का सीक्रेट रेसिपी मैं लूँगी आपसे? जी इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पर 2 तंदूर है, मतलब आमने सामने। अब एक जगह पे जाहिर 35,000 रोटी जो है वो नहीं बन सकती, तो दूसरा भी तंदूर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अब आप ये सोचेंगे ये रोटी कैसे जाती होगी कैदियों तक, तो मैं आपको बता दूँ ये ऐसे कंटेनर्स में यहाँ पर पैक करके साफ़ सुथरे अंदाज में, दिखने को मुझे यहाँ पे कोई मक्खी नहीं मिल रही है, तो ये इस तरीके से गरम गरम रोटी जो है वो ये दी जा रही है। और सर ये पूरे जो है वो बैरकों में जा रही है? जी, जितना टोटल है बेरी का उसी हिसाब से हम एक डब्बे में पैक करके भेजते हैं कि अगर 50 बंदा है तो 100 रोटी हम एक डब्बे में भेजते हैं, अगर 100 का है तो उसमें 2 डब्बे पैक करके फिर हम भेजते हैं उसी हिसाब से। और ये तमाम के तमाम जो रोटी बनाने वाले हैं ये भी कैदी हैं? सारे कैदी हैं, कोई भी आउटसाइड का नहीं है, सारे इधर के कैदी हैं। और बाकायदा तौर पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनको वो कैप्स दी हुई हैं ताकि ये बाल वगैरह इनके जो है वो रोटी के अंदर ना गिरें। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाती हूँ जो आप अब तक आपने नहीं देखी होगी, वो इत्तेफाक से मैंने भी नहीं देखी। ये एक मशीन है जो बड़ी जदीद किस्म की एक मशीन है, ऑयली रोटी बनाने, पराठे बनाने और जो इस तरह की जो मतलब रोकनी जो रोटी होती है वो बनाने में। इस एक मशीन में 1 घंटे के अंदर 1400 से 1500 रोटी बैक वक्त तैयार होती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ये इस तरीके से बड़े जदीद अंदाज में, मतलब कहाँ हम लोग सोच रहे थे कि एक बाबा आदम के ज़माने का एक जेल का तस्वुर हम समझते थे, लेकिन सेंट्रल जेल में आकर मुझे पता चला यहाँ पे तो खासी जदीद, और जिसने भी ये मंगवाई है ये बड़ा अक्लमंदाना काम किया है। मतलब एक तरफ रोटी तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये पराठा एंड रोगरी रोटी जो जिस तरह उसके मेन्यू पे भी लिखा हुआ है ऑयली रोटी, तो वो ऑयली रोटी बनती है इस मशीन के ऊपर, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल होती है तो ज़रा ये कि वो तंदूर के ऊपर नहीं बन सकती, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे यहाँ पर मशीन मौजूद है। तो अब आपको समझ में आया होगा और मेरी भी समझ में आया कि हकीकत कुछ और होती है और हमें बताया बाज़ दफ़ा कुछ और जा रहा होता है। इसला घर इसको आज से आप समझिए कि ये अगर सेंट्रल जेल आपने बोलना है तो बोल तो लीजिए, लेकिन एक्चुअली ये एक इसलाह घर है, याद रखिएगा।
अब ज़रा थोड़ा सा उन हम लोगों से बात करते हैं जो अपना यहाँ पर जो भी उनकी सज़ा है वो काट रहे हैं और सज़ा काटने के साथ साथ अपनी इस्लाह भी कर रहे हैं। डजंट मैटर, हम इस मामले में पढ़ेंगे नहीं वो क्या करके आए, झूठा इल्ज़ाम, फंस गए, गलती से आ गए, उनसे कमिट हो गया कोई क्राइम, वो आदि मुजरिम है, हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। आज ईद का दिन है, हम तो सिर्फ आपको कुछ हकाइक आपको दिखाएंगे, वो जो आप नहीं जानते हैं या आपके इल्म में नहीं है, हम तो सिर्फ आपको वो दिखा रहे हैं। बड़े दिलचस्प किस्म के भी हकाइक हैं वो। और मेरे साथ एक ऐसे टीचर मौजूद है कि जो कि कंप्यूटर क्लास के हेड टीचर हैं। तो नाम क्या है आपका? जी, अख्तर हुसैन। अख्तर भाई, एक तो ईद का दिन, आपका इस वक्त शलवार कमीज़ का यहाँ पे मलबूस होकर मुझे यहाँ पे मैं आपको देखना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ईद का दिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप कंप्यूटर क्लास के हेड टीचर हैं, यहाँ पे तकरीबन कितने स्टूडेंट होंगे जो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं? यहाँ कंप्यूटर क्लास की जो 300 से प्लस जो है ना वो स्टूडेंट हैं और 7 शिफ्टें जिसमें होती है, ठीक है। इसमें हम CIT सिखाते हैं इनको और ग्राफिक्स सिखाते हैं और 3 लैंग्वेज कोर्सेज सिखाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज भी ये सिखाई जाती है। जो पाकिस्तान की पहली जेल है जो सेंट्रल जेल कराची, जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। तो इसमें आप ये जो भी है, इसमें उम्र की कैद नहीं, यहाँ 70 साल का बूढ़ा भी और जवान लड़का दोनों सिखाया जाता है और बिल्कुल भरपूर तरीके से वो ताउन करते हैं और यहाँ पर सीख के जा रहे हैं और बाहर खतूत भी करते हैं वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप तो पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं। पता नहीं क्या बात है कि यहाँ पे जितने भी मेरी कैदियों से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, अगर वो कंप्यूटर क्लास का स्टूडेंट है तो मैंने जो एक बाहर का स्टूडेंट देखा है जो कि आज़ाद है, उससे ज़्यादा काबिल मैंने उसको देखा है कि यार उसके स्किल्स मुझे ज़्यादा उसके निखरे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने किसी को यहाँ पे खाना पकाते हुए किसी कैदी को देखा है तो वो मुझे ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। ये क्या वजह है? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से यकसुई के साथ आप लोग सीख रहे हैं या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आप सीख रहे हैं, या ये वाकई में मतलब इसमें हकीकत है या वाकई बस मुझे वहम हुआ ही है? नहीं, ये हकीकत है, वहम नहीं है आपका। असल में बाहर दुनिया में आपको पता है हर कोई अपने घराने में मसरूफ़ होता है। कोई शादीशुदा है तो बच्चों में, तो माँ बाप की जो भी है मसरूफियात है, बाहर की दुनिया जो है मसरूफ। यहाँ पर आपको पता, सबसे पहले मसरूफियत आपको पता है मोबाइल फ़ोन है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर इंसान को बिल्कुल थोड़ा टेंशन तो होती है, जेल है, मगर थोड़ा रिलैक्स भी होता है क्योंकि वो भरपूर फोकस करता है किसी चीज़ पे। और हम भी जो जितने टीचर है, जो यहाँ पर लोग हैं या इंतज़ामिया है, वो भी भरपूर ताउन करती है। तो इसलिए से वो फोकस करते हैं, वो फोकस करने से उनको ज़्यादा चीज़ें हासिल होती है। क्योंकि एक 60 साल का अपने आपका बूढ़ा है, वो कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है, मगर आज आप उसको देखेंगे वो कंप्यूटर चलाना बेहतरीन तरीके से चला रहा है और बाहर जो ना वो गए भी हैं और बाद में इंतज़ामिया को यहाँ पर हमें खतूत सलाम दुआ भेजते हैं कि आप लोगों को मतलब अच्छी तरीके से याद करते हैं कि हमारा आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा और सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। म्यूज़िक क्लास, यहाँ पे म्यूज़िक क्लास भी होती है। म्यूज़िक क्लास के सीनियर टीचर हैं आप? जी। नाम आपका? मेरा अदनान कुरैशी। अदनान भाई, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं करना है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशगवार हैरत तो ये है कि एक म्यूज़िक क्लास भी यहाँ पर उसका इनेकाद किया जाता है। कितने स्टूडेंट हैं? मेरे पास 74 74 जी। 2 टाइम्स क्लासेस हैं, 11 से 1 और 2 से 4। उनमें से कोई आपको ऐसा नज़र आ रहा है, आप ज़ाहिर टीचर हैं तो आप ज़रा बता सकते हैं, कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि जो कि आतिफ़ असलम या जो है वो अली ज़फ़र या फिर किसी भी बड़े गुलकार को टक्कर दे सकता है? हाँ है, माशाल्लाह है। सीरियसली? जी। मतलब उनमें इतने मेरे तो 3-4 स्टूडेंट ऐसे जो यहाँ से निकलने के बाद जिन्होंने अपनी म्यूज़िक अकेडमियाँ खोली हैं बाहर। अच्छा, ये ऐसा हुआ है? जी। तो मतलब देखिए, कहा जाता है कि कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि वो बंदा पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा होता है, उसके जो गट्स होते हैं ना वो लेकर पैदा होता है। ये जो आर्ट होता है, जो जिसमें म्यूज़िक की भी एक फॉर्म है, ये बंदा जो होता है ना, इसके अंदर ये पैदाइशी तौर पे वो पाए जा रहे होते हैं, मतलब इसमें कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे गट्स होते हैं। ये सीरियसली जो यहाँ पे कैदी आ रहे होते हैं, कोई क्राइम कमिट करके आ रहे होते हैं, वो इतने मतलब होते हैं, मतलब उनका म्यूज़िक से लगाओ हैरान कुन बात है। म्यूज़िक क्या, यहाँ पर 2007 में पेंटिंग क्लास खुली थी। हाँ। उसके बाद म्यूज़िक क्लास खुला, फाइन आर्ट में, फिर मोती वर्क, एम्ब्रॉयडरी। आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि बावर्ची मैंने आके देखे, खाना पकाने वाले वो बाहर से अच्छा, कंप्यूटर के स्टूडेंट देखे बाहर से अच्छा। इसी तरह म्यूज़िक और उसके अंदर भी क्यों, यहाँ पर जो कैद बाहर दुनिया में बहुत सोचें, दूसरे बहुत काम हैं। अब जो इधर जो कैदी आया है वो अगर म्यूज़िक सीख रहा है तो समझ लें 24 आवर्स उसके दिमाग में म्यूज़िक है, तो उसमें शौक़ भी ज़्यादा होता है, फिर उसके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे
हमारे पास म्यूजिशियन है। मुझे कोई आपका ऐसा स्टूडेंट आप दिखा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, या फिर उसका तो ऐसा है कि आपको पता है ईद है, रमज़ान है, तो रमज़ान 12 रबी अव्वल और मुहर्रम में नहो की प्रैक्टिस, सोस खानी और नोहा खानी। जी, और क्या कहते हैं रबी अव्वल हो गया और रमज़ान हो गया, इसमें हम नाते और कवालियों का क्लासेस लेते हैं। ठीक है। और वो उसी तरीके से हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा पक्के गले और राग के साथ वो करते हैं, पूरे राग और अलाप जो है उनको, उनके पक्की तरबियत। मैं आपको सुना देता हूँ कुछ थोड़ा। आप प्लीज़ मुझे सुनाइएगा। मैं आपसे खुद ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी सुनना ही है। थोड़ा सा मेरा गला वो है, मगर मैं आपको फिर भी लय चेक कर लेंगे सर हम। नुसरत फ़तेह अली साहब का एक आपको कलाम सुना देता हूँ। सारे सा निसा पानी मपा नी गरे गरे, सारे सा निसा पानी मपा नी गरे गरे, सा सरे रे गा गरे रे, सा सरे रे गा गरे रे, सारे गा मपा दा निसा पानी सारे सारे सा। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। इको विरद है दम दम अली अली, इको विरद है दम दम अली अली, सखिलाल कलंदर मस्त मस्त, सखिलाल कलंदर मस्त मस्त, लजबाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। साहिर बग्गा साहब, आपके लिए हमने नया गुलकार तलाश कर लिया है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका राब्ता मुमकिन बना देंगे हम। आप इनकी गुफ्तगू सुनिएगा और आपको ख़ुद पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको जेल के अंदर जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख़तरनाक कैदी मिले, या फिर आपको जो है वो एक होता है बदनाम ज़माना, अगर जेल के अंदर कोई है तो ऐसा होगा वैसा होगा। आप और मेरे जैसे ही लोग हैं, खुदा की कसम, और हमसे शायद ज़्यादा काबिल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले ही बताइए कि आपकी कंप्यूटर क्लास के आप टीचर हैं, और मैंने आपको स्पेशली अभी आपकी मुलाकात आई थी गालिबन। हाँ, मेरी नहीं थी वो, गलती से हो गया था, किसी और की थी। हाँ, अच्छा, तो आपको मैंने बुलवाया, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। इंग्लिश के आप टीचर हैं। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के मतलब जिसको इंग्लिश आती है उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में वो किसी भी शोबे में कम्पीट कर सकता है सिर्फ इंग्लिश आने की वजह से। अब ये गलत मिथ है या सही मिथ है, जो भी है, बहरहाल ये हकीकत है। आप उस जगह पर इंग्लिश पढ़ा रही हैं और एक मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। क्या मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, या इस जगह से इन कैदियों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये इंग्लिश में भी उसी तरीके से अपना लोहा मनवा रहे हैं इस लैंग्वेज में? देखें, इंग्लिश जो है, और अब तो चाइनीज़ भी हैं, सही, ठीक है, ये ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं अब दुनिया के अंदर। जहाँ पे जिस तरह पावर होती है डिवाइड होता है, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर होती है दुनिया के अंदर हिस्टोरिकली, उन्हीं के पास जो है उनकी लैंग्वेजेस मानी जाती हैं दुनिया के अंदर। इंग्लिश एक ज़बान है, जिस तरह दूसरी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तासुर ये है कि अगर बंदे को अंग्रेज़ी आती है, बेशक उसको कक और कुछ नहीं है, ऐसे ही, ठीक है, उसको बहुत कुछ आता है, वो बहुत ज़हीन आदमी है, ठीक है। ये हम लोग 150 साल हम लोगों पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, ये उन्हीं की गिफ्ट हमें चले गए, खुद मुख्तारी से थोड़ा दूर है हम लोग। तो वाली बात है, देखें, इट्स अ सब्जेक्ट लाइक एनी अदर। इसमें ये करना, मेहनत करनी पड़ती है। जेल एक इसलाह घर भी है, इट्स नॉट जस्ट जेल। यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि इट्स अ करेक्शनल फैसिलिटी। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को मौका नहीं मिलता है। सबसे पहली चीज़ है हौसला देना कि आप ये कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। लोग कहते हैं यार मैंने मिडिल भी नहीं ख़त्म किया, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया। मैं कहता सर बाहर नहीं किया ना, यहाँ तो वक्त ही वक्त है आपके पास, तो यहाँ कोशिश तो करके देख लें। तो माशाल्लाह अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत। आपकी यहाँ पर आने से पहले आपकी एजुकेशन कहाँ तक थी? I have a BS, Bachelor's of Sciences. From where? I have a degree from Noida, India. डिप्लोमा है मेरा, और I have a full degree from Zabis, Pakistan. ज़ैबिस से आपने किया हुआ है, और आपकी आधी तालीम जो है वो नोएडा में, यानी कि इंडिया में भी नहीं है। वो डिप्लोमा था। वो डिप्लोमा था आपका, आप उसके लिए गए थे। सर, इतना पढ़ा लिखा बंदा, मतलब एज़ेपिस से जिसकी डिग्री हो तो उसको तो वैसे ही हाथों हाथ ले लिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, सॉरी। तो यहाँ से डिग्री लेने के बाद जब आप यहाँ पर आए, एक बिल्कुल इंटायरली आप एक चेंज एक जोन में आ गए ना, बिल्कुल लाइफ एकदम 360 के जाविये पे चेंज हो गई। एक्सेप्ट कैसे किया आपने? इंसान जो है बहुत एडजस्टेबल क्रीचर होता है, वो एडजस्ट कर लेता है कहीं पे भी। ऐसी जगह है रशिया में जहाँ पे इतनी ठंड है कि जानवर नहीं रह सकता, इंसान रह रहे हैं खुशी खुशी तो ये बात नहीं है, आप एडजस्ट कर लेते हो। दूसरी चीज़ ये है, देखें, ये जो जगह है, यहाँ पे मुल्क के वज़ीर आज़म भी आए हैं, सही है, यहाँ पे भिखारी भी आएगा, बादशाह भी आएगा, और वो करके चले जाएंगे। पाकिस्तान ये शर्म की बात है हमारे लिए कि अभी रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स और दूसरी सारी जो ये कहते हैं कि हम 140 मुल्कों के अंदर
हम लोग इंडेक्स पे आते हैं कि हमारे कानून के नाफिज करने वाले जो वो होते हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आसान नहीं है। 70% जो लोग इस जेल में आते हैं वो बरी होकर चले जाएंगे। एक चीज़, एक तासुर है यहाँ पे कि सारे यहाँ पे, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात हुई थी ख़तरनाक कैदी या जो भी है, 70% जो लोग हैं यहाँ पे उन पे इल्ज़ाम है, उन पे कभी कोई केस साबित नहीं हुआ। अगर आप अगर इस चीज़ से आएंगे तो अगर जो आप पक्के कैदियों पे आते हैं तो वो सिर्फ 1000 है, ठीक है। तो अब जेल का टोटल 6500 है, सही है, उसमें से आधे से 7,000 के करीब तो सिर्फ इस जेल के अंदर लोग हैं। लास्ट टाइम जो मुझे इल्म था, तो वाली बात है कि ये चीज़ सिर्फ एक वो होती है कि आप इसको देखते हुए आप जाके लोगों से मिलते हो और आप बात करते हो और आपको बहुत दफ़ा पता चलता है कि या तो किसी से कोई हादसाती गलती हो गई है या तो कोई और मैटर है उनका जिसके बिना के ऊपर कोई और मसला है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आम लोग हैं और आम लोग आते रहते हैं और चले भी जाते हैं। नाम आपका क्या है? मंसूर। मंसूर, मुझे बिल्कुल जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने कैमरे के सामने कि आपने क्या किया, क्यों आप यहाँ पर हैं, मुझे जानना ही नहीं है। ईद का दिन है और वैसे भी मैं यहाँ पे सोच गई थी मैं ये बात मालूम नहीं करूँगी क्योंकि आप उसकी सज़ा काट रहे हैं, जो भी है वो उसकी वजह। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके बाहर आने के कब तक जो है वो चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं, कितने ट्रायल्स के बाद? देखें, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, ठीक है से। लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, वकला की ज़ुबान से पता चल जाता है कि कितनी मज़ीद तारीखें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान है तो कोई अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन आप समझे मे बी अ ईयर। के अंदर सीखने की सलाहियत भी है, तो फिर जेल इंतज़ामिया ने हल्के हल्के फिर मेरे को सिखाने के बाद मुझे टीचर बना दिया। यानी आप यहीं पे स्टूडेंट थे और यहीं से आपने वो किया। आपको पता है कि म्यूज़िक जो होती है वो बाकायदा एक लैंग्वेज होती है मोहब्बत की और पूरी दुनिया की एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है। बन के बंदा जो है ना, ये कहते हैं कि एक आर्ट और एक जो कुछ शोबे ऐसे होते हैं जिसमें म्यूज़िक भी शामिल है, वो बंदा स्किल्स और वो गट्स लेकर पैदा होता है, वो हर कोई नहीं बन सकता। आपने यहाँ पे वो किया, तो मुझे कुछ सुनाएंगे आप? जी, कुछ मैं अपने पोइट्री भी लिखता हूँ, कुछ दुआया कलाम है। मकसद ये है कि जेल में इंसान इस्लाही तौर पे अपने बारे में सोचे, सही है ना। तो वो हम लोग इस्लाही तौर पे जेल इंतज़ामिया के इसमें बिल्कुल ताउन है और एप्रिसिएशन है। फिर हमारे उस्तादा हैं, अदनान भाई हमारे टीचर हैं, इन लोगों का एप्रिसिएशन है। तो इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने घर वालों को अशार सुना दीजिए। जी, मैं सुनाता हूँ। एक दुआया कलाम है जो उसको मैंने कुछ इसमें एडिटिंग करी है, कुछ अपने अशार डाले हैं और वो दुआया कलाम सुनाता हूँ मैं आपको, जिसमें हमारी पूरी यानी कि इस्लाह है और पूरा तमाम कैदियों की तरफ से ये इसलिए कि नहीं, यहाँ पर जो कैदी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपन कोई जुर्म करके आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद किसी और जुर्म में उसको पकड़ लिया, किसी और गुनाह में पकड़ लिया जो हम लोग जेल काट रहे हैं। तो उसके हवाले से और जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उसके हवाले से एक दुआया कलाम है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। उम्र सारी गुनाहों में गुजरी है मौला, घर वालों को हमने बहुत है सताया, मैं अपने गुनाहों पे नादिम हूँ मौला, बेबसों की तू फरियाद सुन मेरे मौला। ज़बरदस्त। और ईद के हवाले से घर वालों को हम मिस कर रहे होते हैं, ये ईद के अनकरीब ये ईद भी हमारे 2-4 दिन में तो उस हिसाब से घर वालों के लिए 2 अशार हैं, वो पेश कर रहा हूँ मैं। वो बच्चे मुझे जो कहे बाबा जानी, बहाते हैं आँखों से वो ढेरों पानी, मैं घर जाऊं उनको सुनाऊं कहानी, मैं मिलने की उनसे दुआ मांगता
हूँ। माँ का अजीम रिश्ता है, उसके लिए एक शेर। मेरी वालिदा मेरी लेकर बलाएं ख्यालों में देती हैं वो ढेरों दुआएं, टले मेरे सर से ये गम की घटाएं के रहमत से तेरी रिहाई मांगता हूँ। नाम क्या आपका? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई, जब आप बच्चों को और माँ के लिए कर रहे थे तो आपकी आंखों में ग्लेज मैंने देखा है, रोन, मतलब मुझे मालूम है आपकी इस वक्त क्या कैफियत है, और मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जल्द आपका ये वक्त ऐसे यहाँ पे काटे। अभी आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से, और आप इंशाल्लाह ताला जल्दी अपने बच्चों से और अपने मुल्क, तो मुझे पता है कि इस वक्त आपकी आंखों में नमी बता रही है। ये है कि इंसान कोई, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो जिस इल्ज़ाम में आया वो इल्ज़ाम किया उसने जुर्म किया हुआ हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और गुनाह में पकड़ कर ली जो हम लोग जेलों में हैं। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ और फरमाए। आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। जनाब, ये प्रोग्राम का हिस्सा जो है, समझ लें ये एक्सक्लूसिव है। क्यों एक्सक्लूसिव है? एक बंदा मेरे साथ मौजूद है। ये बंदा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन इसकी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इसको एक्सक्लूसिव क्यों कह रही हूँ, और जो भी बंदा इस वक्त इनको जानता है या फिर कोई भी शख्स अगर सवाब की नीयत से ये प्रोग्राम का क्लिप अगर बांग्लादेश या किसी तरीके से इनकी फैमिली तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ये मुईउद्दीन साहब हैं। मुईउद्दीन साहब जो है ये सज़ाए मौत के कैदी हैं, और लेकिन अभी तक ज़िंदा है, इनको सज़ाए मौत हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी फैमिली को ये लगता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी फैमिली को लगता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, जबकि ये ज़िंदा है, जेल में मौजूद है, सेंट्रल जेल में मौजूद है। मुईउद्दीन इनका नाम है, और इनकी फैमिली जो है वो माइग्रेट करके ये सोचकर कि इनको जो है ये अब इस दुनिया में नहीं है, वो माइग्रेट करके बांग्लादेश जा चुकी हैं। इस वक्त इनके फैमिली से इनका कोई रब्ता नहीं है। इनकी फैमिली को लगता है कि ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मौजूद है सेंट्रल जेल में और इंतज़ार कर रहे हैं अपने घर वालों का। मुईउद्दीन भाई, बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। आप 26 साल आपको होगा यहाँ पे? 26 साल से तकरीबन मैं जेल में हूँ, और मेरे घर वाले जो है ना ये सोच रहा है कि मेरे को सज़ाए मौत हो चुका है, और मैं घर वालों को ख़त वगैरह लिखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि ख़त वगैरह का कोई जवाब नहीं देता। बच्चे हैं आपके? नहीं, मैं बहुत छोटा था जब जेल में आया हूँ। मैं तकरीबन 17-18 साल का था, तो अभी 26 साल से मैं जेल में हूँ। और कितने अरसे से आपका अपने घर वालों के साथ रब्ता नहीं हुआ? अभी मेरे को जब से जेल में आया हूँ तब से तो कोई रब्ता नहीं हुआ। यहाँ के, अब मैं बता रही हूँ आपको कि पुलिस का और कैदियों का एक ख़ास किस्म का यहाँ पे रिश्ता, आप ज़ाहिर है कि जब इतने अरसे से रह रहे होते हैं ना तो एक ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता बन जाता है। आप यकीन करें कि पुलिस के एक, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, कि एक ऑफिसर जो थे वो भागे हुए मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये सवाब की नीयत से ये ज़रा सेगमेंट कीजिएगा, इनके घर वालों को किसी तरीके से मुतला वो हो जाए कि इनके जो उनका जो बेटा है वो ज़िंदा है, वो इस वक्त सेंट्रल जेल में मौजूद है। मुईउद्दीन इनका नाम है। मुईउद्दीन भाई, मैं वैसे ही सोच के आई थी कि मैं यहाँ पे ना किसी से मालूम नहीं करूँगी कि किस जेल, क्योंकि ईद का दिन है और मैं नहीं मालूम करूँगी आप किस जुर्म की पादाश में यहाँ पे आए। आपको सज़ाए मौत हुई और आप 26 साल से यहाँ पर हैं। क्या राजीनामा हो चुका है मेरे मुद्दाइयों से, उन्होंने मेरे को माफ़ कर दिया अदालत। 18 साल की उम्र में आपसे कोई ऐसा मतलब ऐसे ही हादसा हो गया एक्सीडेंटली, तो वो क्या हुआ कि हाथापाई में एक बंदे का एक्सपायर हो गया था। तो ये यार दोस्ती में मैं फंस गया हूँ, मेरे को अपनी जाति कोई मामला नहीं था, तो यारी दोस्ती में फंस गया हूँ। तो उसके बाद जब राजीनामा हुआ, अभी केस भी अदालत से ख़त्म हो गया, लेकिन सिर्फ अभी 780A की वजह से जो है ना, अभी सदर जब साइन करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को रिलीज़ दे देगा। तकरीबन कितने साल आपने बताया आपके घर वालों की आपने शक्ल नहीं देखी? 26 सालों से। 26 सालों से आपने शक्ल नहीं देखी? ज़्यादा बल्कि। अच्छा मुईउद्दीन भाई, इतनी 26 सालों में ईदें आई बग़ैर घर वालों की मुलाकात के, तो शायद आप वाहिद ऐसे कैदी होंगे कि जिसकी कभी कोई मुलाकात ही नहीं आई होगी। मुलाकात नहीं आती है मेरे को, बिल्कुल नहीं आती। आपको याद है वो शक्लें? थोड़ा सा पता नहीं कितने आपके बच्चे, आपके भतीजा भतीजी या भांजा भांजिया पत्नी आ गए होंगे इस दुनिया में और आपको पता भी नहीं होगा। आपने तो मेरे को बताया कि मेरे भतीजे भी बड़े बड़े हो गए, अभी मैं मेडिकल भी पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर लिया, कोई कुछ कर लिया,
लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई वो नहीं आता कि ऐसा ऐसा कैसा किस तरह चल रहा है, कोई मतलब पता नहीं। अब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर चुका था, तो अभी भाई बहन हैं जो है वो सब अपने अपने घरों के रिश्ते हो गया है। उसके बाद वो उनकी मतलब मामला ये है कि अभी वो अपने अपनी हिसाब किताब में पड़ेंगे। मैं उनको खत लिख के थक गया हूँ। लेकिन याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, बहुत याद। कभी कभी तो रोना आ जाता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो रोता हूँ। मुहिउद्दीन भाई, मुझे मालूम है आप कि इस वक्त क्या आपकी दिल की और आपकी आंसू बता रहे हैं, ये क्या किया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से आपके ये जो क्लिप है ये आपके घर वालों तक पहुंचे। उनके यकीनन इल्म में नहीं होगा, वरना खून बहुत बड़ी ताकत होता है। खून कहीं भी हो, कहीं ना कहीं कितने भी मनमुटाव हो, जोश मारता है, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अपने प्यारे को इस तरीके से वो उनका कुछ कर नहीं सकते। कम से कम खत लिख के तो बता दे बंदा कि भाई तुम जैसे वो हम लोग दुआ करते, कुछ भी करते, मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई चलो हम आप लोगों के लिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कम से कम खत लिख के रब्ता तो करे बंदा, कैसे है कैसा नहीं है, कम से मालूमात करे। मर तो नहीं गया हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी में कोई एक उम्मीद होता है, मगर मैं इस तरह पड़ा हूँ, मेरे को पता नहीं कि मैं कब अभी निकलूँगा। मेरे को फिर भी इन लोगों ने मेरे को मतलब ऐसे लग ज़िंदगी में बस एक दफ़ा मिलना चाह रहे हो। हाँ, मेरे को बहुत ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी, अल्लाह ताला चाहेंगे तो मैं निकलूँगा यहाँ से, तो फिर उनसे तो मिलूँगा ना, फिर क्या मुंह दिखाएंगे। आपको कैसे पता चला कि वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए सारे के सारे? सब बांग्लादेश में है अभी, ढाका मीरपुर एक नंबर में। ये होता है आपकी ज़िंदगी में, अगर एक्सीडेंटली भी कोई कभी आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए, इस तरह का कोई क्राइम कमिट हो जाए, बंदे का मिजाज याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि बंदे का क्रिमिनल माइंडेड वो हो और तभी उससे वो गलती सरजद हो। कभी कभी हम आम लोगों से भी ऐसी गलती एक्सीडेंटली भी सरजद हो सकती है। लेकिन जो मुहिउद्दीन भाई की इस वक्त कहानी है, मैं ईद वाले दिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, या शायद आप ये कह लें कि ये ईद वाले दिन ही इसको जो था वो हम लोगों को इसको आपके सामने पेश करना चाहिए था, ये भी आप कह सकते हैं। मुहिउद्दीन भाई के 26 साल से वो इस जेल में हैं। 26 साल पहले एक इंसिडेंट में इनके हाथों एक बंदा एक्सपायर होता है। इनके घर वाले 26 साल से इनसे नहीं मिले। ये वाहिद शायद ऐसा सेंट्रल जेल का कैदी है जिससे 26 साल से मिलने के लिए इसकी कोई मुलाकात ही नहीं आया। इनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है ढाका, बांग्लादेश, और उनको ये लगता है मोस्ट प्रॉबली कि ये शायद अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि ये इस दुनिया में मौजूद है, सेंट्रल जेल में मौजूद है। खुदारा इस प्रोग्राम के इस क्लिप को सवाब की नीयत से, अगर आप किसी भी तरीके से बांग्लादेश की जो एम्बेसी है या फिर आपके किसी भी किस्म का कोई ऐसा सोर्स है जो कि बांग्लादेश में इनकी फैमिली तक इनकी रसाई मुमकिन बना सकता है, ये कह रहे हैं कि भले मिलने के लिए ना आए लेकिन कम से कम एक ख़त का जवाब तो दे दें, कोई एक फ़ोन कॉल तो कम से कम ये जो है, क्या फ़ोन कॉल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप वहाँ से? तो खत तो मेरे फ़ोन कॉल तो मेरे चैन वाले हैं, उसके घर वाले के पास है, मेरे पास नहीं है। ये है, ऐसा भी होता है इस दुनिया के अंदर, ऐसा भी होता है इस जेल के अंदर। मुहिउद्दीन भाई पूरी कोशिश करेंगे, बाकी आप अल्लाह ताला से दुआ करें। और आपके आंसू बता रहे हैं कि आप निदामत आपको हो रही है अपने किए पे, और अब पछतावा भी हो रहा है। शायद आपकी ज़िंदगी से बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन बहरहाल अभी भी अगर आपके घर वाले आपसे रब्ता कर लें तो यकीनन आपके लिए बड़ी तसल्ली बख्श आपके लिए बात होगी। बहुत शुक्रिया। जनाब, इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट सईद सुमरो साहब मौजूद हैं। सईद साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और मैं सईद साहब के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ और मेरी इनसे मुलाकात होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बड़े कम अफसरान मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कि इतना एक खुश मिजाजी के साथ सिर्फ मीडिया को डील नहीं करते, बल्कि यहाँ पर आम लोग जो आते हैं, मातहत हैं या फिर कैदी हैं, उनके साथ, अच्छा कैदियों से मेरी बात हुई है, कैदी भी इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई इनका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज हैं, और जो बात ये करते हैं
तो दो तरीके होते हैं बात करने के, या तो आप बज़ौरे बाजू आप करें या फिर आप आराम से उस तरीके से उस बात को मनवा लें। तो बेहतर तरीका हमेशा पूरी दुनिया के अंदर वो एक सहल तरीके से अब बात को मनवाना होता है कि उन किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो कि उसकी बात की वर्थ हो और मान ली जाए। तो ये उनमें से शामिल होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे दूँ जो आपके मातहत और जो कैदी हैं ख़ास तौर पे उन्होंने आपके लिए दिया है। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान सेंट्रल जेल में कैदी और आप अगर मजमूई तौर पे बात की जाए कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। हम सबको सहरी के टाइम सहरी कराते थे, अफ्तारी के टाइम अफ्तारी, और जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए अलग से खाना बनता था, उनको टाइम पे देते थे। जो पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने एलो किया हुआ था उनको भी खाना हम देते थे। और अल्लाह का शुक्र है जितने भी रोज़े गुजर चुके हैं वो अच्छे तरीके से गुजरे हैं। और अब बात कर लेते हैं ईद की। ईद का दिन ज़ाहिर है कि लोग जिनका यहाँ पे आने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ है वो ये समझते हैं कि जेल जो है वो एक कैद खाना है, और एक ऐसा कैद खाना है जिस तरह हमें फिल्मों और ड्रामों में देखने को मिलता है कि काल कोठड़ी होती है और उसके अंदर इस तरीके से बस दाल और रोटी जो है, पतली सी दाल पानी जैसी, और दाल उसके साथ एक जली हुई आधी रोटी जो होती है वो आपको सर्व की जा रही होती है। ये यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर तो बिल्कुल इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर यहाँ पर खाना भी दिया जा रहा होता है और उनकी इलाज मुआवजे की सहूलत भी दी जा रही होती है। तो ये मुझे बताइएगा कि ईद का दिन ख़ास तौर पे कोई ख़ास डिश बनती है इन लोगों के लिए, और मतलब आप लोग इनके साथ बैठ के जो है वो ईद के खाना या फिर उस तरीके से सवैयाँ वगैरह जिस तरीके से घरों में होती हैं इस तरीके से सर्व की जाती हैं? आज तो आपकी सरप्राइज़ विज़िट थी ना, तो आपने किचन भी विज़िट किया। कैसा लगा आपको? कोई दाल थी या सड़ी हुई रोटी थी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाहर के लोग इंसान हैं, हम भी इंसान ही हैं, और अंदर जो कैदी हैं वो भी इंसान है। पहले इंसानियत होनी चाहिए। वो क्या करके हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पास एक अमानत के तौर पर अमानत रखी हुई है, हम उनका अच्छी तरीके से ख्याल करते हैं। बाकी ईद के दिन इनकी जो ख़ास डिशें होती है गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल वो देते हैं हम, और हम खुद इनसे मिलने जाते हैं। सुप्रीडेंट साहब हम ईद नमाज के बाद पहले तो सबको ईद नमाज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद खुद पढ़ के हम इनसे ईद मिलते हैं, और पूरा दिन यहाँ वो आपस में जिसको मुलाकात करनी होगी कैदी से मुलाकात, वो भी हम इजाज़त देते हैं कि वो आपस में मुलाकातें करें। अच्छा देखिए सुमरो साहब, ये बात आप भी जानते हैं ज़ाहिर है कि इससे पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई थी तो उस वक्त भी मैंने आपसे ये कहा था कि वर्दी के पीछे, वर्दी जब पहनी होती है तो एक अफसर होता है, पुलिस अफसर। वर्दी के पीछे एक इंसान होता है। इंसान में जज्बात होते हैं, इंसान की कुछ पसंद नापसंद, उसकी कुछ अटैचमेंट्स वगैरह होती हैं। आप जब ऐसी जगह पर रह रहे हैं ना जहाँ पे तकरीबन हज़ारों कैदी जो हैं वो आपके सरपरस्ती में यहाँ पर रह रहे हैं और निज़ामत में रह रहे हैं, उस वक्त ऐसा होता है कि किसी कैदी की आदादो अतवार की वजह से, उसके मिजाज की वजह से, या कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आपको वो किसी बंदे से अटैचमेंट हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो ज़्यादा कि ये मतलब उसको देखकर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अगर सज़ा हो जाए किसी जुर्म की पादाश में और आपको अफसोस हुआ हो कि काश इसने वो ना किया होता और काश इस वक्त यहाँ पे ना होता और काश इसको ये सज़ा ना मिली होती। हाँ सही कह रही हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, लेकिन कभी कभार दुख होता है जो एक्सीडेंटली आ जाते हैं। अच्छा। हादसाती तौर पर इत्तेफाक से हो गया तो उनको अगर सज़ा लगती है तो फिर दुख होता है कि ये ना करता तो अच्छा था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है ऐसा है। बाकी हैबिचुअल तो आते हैं जाते हैं, उनको तो देखते हैं कि हम भी थक गए हैं। अच्छा। ये 10-10 बार भी आए हैं, लेकिन माहौल ऐसा मिलना चाहिए बाहर भी कि वो क्राइम ना करें तो जेल भी नहीं आएंगे। मतलब वो जो तवातुर के साथ आ रहे होते हैं उनसे तो वैसे ही हो जाता होगा, फिर तुम यहाँ पे एक दफ़ा फिर मतलब उसका मतलब आपके लिए तो सरप्राइज़ नहीं होता होगा, राइट। अच्छा ये मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में एक मफरूज़ा है कि जुर्म से नफ़रत लेकिन मुजरिम से नहीं। अगर हम इसका अमली मुज़ाहिरा यहाँ पे अगर देखने को हमें मिले तो किस पैराए में आप यहाँ पर इस मफरूज़े को अमली जामा पहना रहे हैं? हमारे यहाँ ये जो स्किल्स सेंटर खोले हैं, एजुकेशन है, कंप्यूटर सिखा रहे हैं यहाँ, तो उसमें हम जुर्म को तो नहीं देखते ना, हम तो इनको देखते हैं जो करके आए हैं। अब अल्लाह जानता है ये करके आए हैं या इल्ज़ाम है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें तो मिला है मुजरिम के तौर पर। फिर भी हम किसी को इग्नोर नहीं करते, हम कोशिश हमारी यही होती है कि यहाँ से जितने भी बाहर जाएं वो कुछ ना कुछ सीख के जाएं ताकि फिर वापस उसी दुनिया में न जाएं, जुर्म की दुनिया में न जाएं। तो हमारी कोशिश यही है।
सुमरा साहब, ये तो आप की ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी आवर्स भी मुझे पता है बहुत तवील होते हैं, आपकी जितने भी मातहत हैं उनकी भी। अब यहाँ पे है भांत भांत किस्म के जराइम कमिट करके आने वाले, सज़ा याफ्ता और ट्रायल पे आने वाले यहाँ पर कैदी। अब होता ये है कि आपका सारा वक्त तो ईद वाला दिन जो होता है वो कोशिश होती है कि भाई अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ गुजारा जाए। आप यहाँ पर होते हैं और आप अपने कैदियों के साथ ही होते हैं, तो घर में आपकी कंप्लेन नहीं हो रही होती बच्चों की तरफ से, अहले खाना की तरफ से कि भाई एक फैमिली यहाँ पे भी आपकी ड्यूटी है, वो तो करनी है ना हमने, ईद हो या छुट्टी हो, ये तो करनी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अंदर जितने कैदी हैं उनकी खाना पीना देखना है, उनकी सेहत को देखना है, उनको खुद को देखना है, माहौल को कैसे चल रहा है, तो ये तो हमारी ड्यूटी है ना उसमें। अच्छा सुमरा साहब, ये इस जेल के अंदर आप जानते हैं कि एक जो है वो मोटरसाइकिल या फिर बटवा चोरी करने वाला, एक स्ट्रीट क्रिमिनल या एक मामूली नौयत की क्राइम करने वाला भी एक शख्स यहाँ पर आया होगा, और यहाँ पर इंतहाई मतलूब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के वो कैदी भी मौजूद हैं जिनकी सिक्योरिटी जो होती है ना वो मेरे तीसरे दर्जे की होती है। आपने वो इसी जगह पे, इसी सेंट्रल जेल में मैंने देखा है कि उनका भी सेल है। क्या ईद का दिन ज़ाहिर है कि हर शख्स और हर उसको जो है उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है, उनको डील करना ईद वाले दिन या फिर ऐसे त्यौहार में उनके साथ कैजुअल रहना, जबकि हमें पता है कि वो मतलब मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मुकदमात में भी वो मतलूब होने के साथ साथ वो बाकायदा तौर पे एक्यूज़ भी हैं, तो ऐसे में सर वो उनके साथ मतलब यानी कि उसी तरीके से आप कैजुअली तरीके से और नॉर्मल तरीके से आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, या फिर उनका सेल इस किस्म का है, या उनकी मुलाकातियों की जो है वो नौयत जो है, या उनको मुलाकात करवाने का जो आर्ज होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ ऐसा मुख्तलिफ होता है, या उनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि एक आम कैदी हो? जो उनके रिलेटिव्स आते हैं उनका तो दिन ही अलग है, अलग मुलाकात कराते हैं, उनका अलग दिन है, उनमें कोई आम बंदा नहीं आ सकता, और आम दिनों में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती। बाकी हमारा मिलना जुलना वो एक आम तरीके से ही है, कोई हम मुख्तलिफ तरीका कोई नहीं है। बहरहाल वो अपने एनक्लोयर में बंद होते हैं, उनके साथ आम कोई दूसरा कैदी नहीं मिल सकता। यहाँ पर आने का मकसद ये होता है, हर साल मेरी कोशिश होती है कि ईद बकरा ईद पर मैं यहाँ का विज़िट करूँ। ये जो सेंट्रल जेल का ये जो इस पार का दरवाजे के इस पार की दुनिया है वो मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँ, कोई चेंजिंग आ रही है वो भी मैं ऑब्जर्व करूँ, और यहाँ पर कैदी किस तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि इनका राब्ता बैरून दुनिया से नहीं है, ये किस हाल में रह रहे हैं, ये भी हम एक तरीके से इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम ज़रा थोड़ा सा विज़िट गाए बगाहे करके ईद बकरा ईद पर ख़ास तौर पे हम यहाँ पे चेक करते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने आप को सेंट्रल जेल के या किसी भी जेल के दरवाजे के उस पार रखें। आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको दरवाजे के इस पार आना पड़े। लेकिन अगर आप इस पार आते हैं तो बहुत से लोग जो समझते हैं, जो टेलीविज़न और ड्रामों में और फिल्मों में एक जेल का ख़ास माहौल दिखाया जाता है, काल कोठरी, पतली सी दाल, पानी वाली अधजली रोटियाँ, यकीन मानिए ये दुनिया वो नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको शय मिल जाए कि आप क्राइम कमिट करें और आपको फिर यहाँ पे आने का मौका मिले तो यहाँ पे आपको बड़ी सहूलतें हैं। पिंजरा चाहे सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। ये तमाम तर स्किल्स सीखने के बावजूद, तमाम तर यहाँ पर खाना वगैरह बिल्कुल मेरे सामने मेन्यू रखा हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पे क्या खाना मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी कैदी से मैंने बात की है ना तो वो यही कह रहा है कि कुछ भी हो, बाहर की जो दुनिया है, जो आज़ाद ज़िंदगी है, वो आज़ाद ज़िंदगी है, कैद की ज़िंदगी का उससे कोई मुकाबला नहीं है। तो खुदा के लिए अपने आप को कोई भी जुर्म कमिट करने से पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये सोच लीजिएगा कि जेल के इस पार की दुनिया जो होती है, जो कि कैद की ज़िंदगी होती है, वो यकीन मानिए कि ऐसी होती है कि आप उन कैदियों से जाके जो जिनसे मैंने बात की है ना, कभी आप आइए यहाँ पर, अगर आपका कभी जो है वो ऐसा आपको मौका मिले, आपको पता चलेगा कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत होती है। जो आप आज़ाद ज़िंदगी बाहर गुजार रहे हैं, खुदा की कसम ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। फिल वक्त आज के इस स्पेशल प्रोग्राम चीख उठा कराची से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। लाने के बाद